तो नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आईआरसीटी के साप्ताहिक वेबिनार में। और ये इस वर्ष का हमारा पहला वेबिनार है। तो जैसा हम लोग सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा कर रहे थे कि बदलते समय के साथ किस तरह से हमको अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग बनाना है, अपने सीमाओं की सुरक्षा करनी है। और कई घटनाएं घट रही हैं दुनिया में, अलग अलग क्षेत्रों में, जिसको देखकर लग रहा है कि यही एक रास्ता है। हम चाहे कितनी भी डिप्लोमेसी की बातें कर लें, हम चाहे कितने भी मिलिट्री अलायंस की बात कर लें, लेकिन जब स्वयं पर आती है तब फिर एक और एक ही चीज काम में आती है, वो है कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है और हम कहाँ खड़े होते हैं दूसरों अपने एडवर्सरीज के कंपैरिजन में। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारे आईआरसीटी के पॉलिटिकल साइंस के लीड डॉक्टर प्रशांत होसुर जी आज इस विषय पर वेबिनार प्रस्तुत करेंगे। तो प्रशांत भैया, थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू दीपांशु भैया एंड वेलकम टू ऑल। आज जो मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वो दे रहा हूँ वो स्पेसिफिकली एयर पावर पे है, क्योंकि एयर पावर जितना आपको लगे कि बहुत ही नैरो है, नैरो सब्जेक्ट है, लेकिन एयर डोमेन जिसे हम कहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, उसका जो रेलेवेंस है वो ज्यादा बढ़ने वाला है इन द कमिंग ईयर्स। ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने एयर पावर का एक झलक देख ही लिया था, लेकिन उसके अलावा आप काफी लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अगर आप रशिया का भी देखें, जो यूक्रेन में वॉर है वगैरह, देयर ग्राउंड फोर्सेस, व्हाट दे लैक्ड मोस्ट वाज ए प्लानिंग, वो तो है ही, एंड द रशियन एयरफोर्स नॉट एबल टू एस्टैब्लिश एयर सुपीरियोरिटी। उससे क्या हुआ, कोई भी एरा गैरा ड्रोन आके किसी टैंक को उड़ा दे रहा है, यूक्रेन रशिया में भी। तो एयर पावर जो कंपोनेंट है वो आज के डेट पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ओवरऑल मिलिट्री रेडीनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। जो ये प्रेजेंटेशन है, दिस इज ए स्लाइटली वाटर्ड डाउन वर्जन ऑफ अ प्रेजेंटेशन जो मैंने यूएस एयरफोर्स के वॉर कॉलेज में दिया था दिसंबर में पिछले साल 2025 के। तो वाटर डाउन इसलिए है क्योंकि उसमें थोड़े ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादा थे। यहाँ पे वो फिर क्या ज्यादा वो अ, हो सकता है बोरिंग हो जाए बहुत लोगों के लिए। तो वहां पे मैं काफी लोगों से भी मिला था। मोस्ट ऑफ देम वर सर्विंग पायलट्स यूएस एयरफोर्स, और उसके उनके साथ साथ काफी इंटरनेशनल पायलट्स भी थे। तो उनके फीडबैक को भी लेकर जितना हो सके थोड़ा उसको ऑब्वियसली डेवलप किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक जनरल ऑडियंस के लिए जो बन पड़े वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली ए स्लाइटली वाटर डाउन वर्जन ऑफ दैट प्रेजेंटेशन जो दिसंबर में मैंने एयरफोर्स यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया था, ऑन इंडियन एयर पावर स्पेसिफिकली। सो इस प्रेजेंटेशन के तीन मुख्य भाग हैं। पहला है कि क्या हमारे आईएएफ के रिक्वायरमेंट्स को लेकर कोई कंसेंसस है भी, या कंसेंसस ही नहीं है। पहली बात तो ये है। और यहाँ पे काफी एक इंटरेस्टिंग आपको एक सिनारियो देखने को मिलेगा, जहाँ आपको पता लगेगा कि जो हम सुनते आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को लेकर, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ मूलभूत प्रश्नों पर ही हमारी जो है कंसेंसस नहीं है। ठीक है ना? तो वो पहली बात है। दूसरी बात है इंडिजिनस डिजाइन्स को लेकर, क्या ये वर्थ है या नहीं है। अ, तो इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा होगी। फाइनली अबाउट वेस्टर्न वर्सेस रशियन प्लेटफॉर्म्स, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और भारत किस तरफ या तो जा रहा है या जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। तो इस पे काफी इन तीन मुख्य भागों पर चर्चा होगी आज। इससे पहले कि मैं इससे आगे जाऊं, ये गोल्डमैन सैक्स का एक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का मैं आपको दिखा रहा हूं। गोल्डमैन सैक्स, जो नहीं जानते, वो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, और उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट रिसर्च होती है, क्योंकि वो दूसरों के कहे सुने पे अपने पैसे नहीं लगाते। जनरली वो उनकी अपनी रिसर्च यूनिट होती है, और वो तय करते हैं कि कौन सी इकोनॉमीज अच्छी हैं, कौन सी जहाँ पे आगे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के हिसाब से अगले 25 से 50 वर्षों तक, आप ये कोइंसिडेंस है या जानबूझ के उन्होंने भगवा रंग लगाया है इधर इंडिया के लिए, वो तो मैं नहीं जानता। 2021 का रिपोर्ट है ये।
लेकिन आप देख सकते हैं कि 25 से लेकर चलते चलते द एक्सपेक्टेशन इज दैट बाय 2075 इंडिया विल कैच अप विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन रियल जीडीपी टर्म्स। तो मैं अस्यूम करके चल रहा हूं, और एक्चुअली 21 का रिपोर्ट है, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि 2025 में जो इंडिया का जो जीडीपी रियल टर्म्स में है वो जापान को क्रॉस कर गया है। वो तो एज फार एज अगले, अगर आप 4 साल का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो ये रिपोर्ट तो अब तक तो ठीक ही निकल रहा है। तो अगर आप देखेंगे 2025 में ग्रीन लाइन जो जापान की है और जो ऑरेंज लाइन है जो इंडिया की है वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो दिस इज अ रिपोर्ट। मैं तो मेरा असम्पशन इन ऑल ऑफ दिस टॉक इज दैट इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक स्टडी रेट पे चलता रहेगा, अच्छे बेसिस पे चलेगा। अ, ठीक है। तो और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बताता चलूं कि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जनरली जो विपक्ष वाले हैं, या जो विपक्ष भी नहीं, जो कई एक तबका है ऐसे बोल के चलें, जो भारत के प्रगति को लेकर बहुत उदासीन रहती है। तो आपने भी देखा होगा कई पॉडकास्ट में, कई जगह ऐसे लोगों ने आके अपने एस्टिमेट्स दिए हैं कि तो ग्रोथ है ही नहीं, तो अनरियल है कुछ, डेड इकोनॉमी, जिसे मैं डेड इकोनॉमी गैंग कहता हूँ। एक खान मार्केट गैंग हुआ था, अब उसी में से एक डेड इकोनॉमी गैंग निकली है। तो अगर आप उनकी माने तो ज्यादा कुछ अभी क्या कहते हैं, स्कोप ही नहीं बचा। लेकिन ऑनेस्टली इफ यू गो बाय एक्चुअल कंसेंसस, जो ग्लोबल कंसेंसस इकोनॉमी को लेकर है, हो जेन्युइनली देयर आर सम मेथोडोलॉजिकल डिफरेंसेस जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी कैसे मेजर की जाए। लेकिन वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो 19-20 को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही भट्टा बैठा हुआ है इंडिया के इकोनॉमी का, ऐसा कोई बोल नहीं रहा है। पहली बात तो ये। तो ये जो आधे दर्जन लोग घूम रहे हैं, दर्जन भर लोग घूम रहे हैं इधर उधर बोलते हुए कि इनको लगता है उन्होंने ही फिगर आउट कर लिया है सारा, बाकी सारे वर्ल्ड बैंक, गोल्डमैन सैक्स, प्राइस वाटर हाउस कूपर, आईएमएफ, हम सब बाकी लोग पागल हैं, इन्हीं को पता है कि क्या हो रहा है। तो ये एक तो मैं अभी से बता दूं कि आई डोंट बाय इनटू दिस आइडिया दैट इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज फेक। अगर आपको लग रहा है कि उस पे आप कोई मेरे से भिड़ेंगे तो आप रहने दीजिए। तो मैं यूएस एयरफोर्स में भी ये कह के आया हूँ, और यहाँ वहां पे मैं स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से भी मिला था, जिनको कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये ग्रोथ होने वाली है। वो शगुफे छोड़ते हैं वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत कि कुछ हो जाए, कुछ बवाल हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन किसी पीपल आर वेरी क्लियर आइड अबाउट दिस। अगले 25 साल में 3 मेजर इकोनॉमी होने वाली है, 25 से 50 साल में। चाइना, यूएस एंड इंडिया। तो और जो जो बच्चे इंडिया इंडिया का दौरबार संभालेंगे, वो या तो अभी पैदा नहीं हुए हैं या तो अभी किंडरगार्टन में हैं। तो हम अपनी उदासीनता को अपने अगले जनरेशन पर ना डालें थोपे, क्योंकि वो यही वही बात हो गई कि आप 1960s की किसी टेस्ट क्रिकेटर से आप पूछें कि आपको विराट कोहली का अप्रोच कैसे लगता है, तो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे उनको पसंद आया था विराट कोहली। ठीक है ना। तो ये कल्चरल ये बात है कि वो अपने दौर के खिलाड़ी थे, ये अपने दौर के खिलाड़ी हैं। तो इसके हिसाब से मैं बताता चलूं कि जो भारत आपके बच्चे या मेरे बच्चे इनहेरिट करने वाले हैं, वो भारत अलग दिखने वाला है बहुत। या हो सकता है हम उनसे रिलेट ना कर पाए, एंड दैट शुड बी ओके, इट्स ओके टू बी दैट वे। तो मैं अस्यूम कर रहा हूं कि भारत की ग्रोथ जबरदस्त चलेगी। दैट इज माई अजम्पशन फॉर माई द होल टॉक। दूसरी बात, इसी के बेसिस में मैं ये बोलूं, अगर आप 2005 का, अगर आप यहाँ पे एक जो ग्राफ में जो 2005 लिखा है यहाँ पे, इसका नंबर देखें, आप रेड लाइन देखिए, चाइना का रेड लाइन है, उनकी क्या रियल जीडीपी थी और अमेरिका की क्या जीडीपी थी। अगर आप 2000 और 2005 के बीच बहुत बड़ी गैप थी, लेकिन उस दौर की आप अगर आप राइटिंग्स देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, या इवन चाइनीज स्कॉलर्स की, उनको कोई क्या कहते हैं, डाउट नहीं था कि उनको करना क्या है। उनको पता था कि हमें अमेरिका को पकड़ना है। वी हैव टू क्लोज द कैपेबिलिटी एंड इकोनॉमिक गैप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उनको कोई ये इसमें डाउट नहीं था कि हाँ आज हमारी बहुत बड़ी डेफिसिट है कंपेयर टू द यूएस। मैं सन 2000 से 2005 की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं एनोटेट कर दूं इसको एक सेकेंड। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है आप लाल और इस ब्लू लाइन का गैप देखिए यहाँ पे।
बहुत बड़ी गैप है ये। चाइना कहीं दूर, इंडिया चाइना का तब कंपैरिजन चलता था बाय द वे। तो बट उनके माइंड में, जहन में कोई डाउट नहीं था दैट वी विल समडे कैच अप विद द यूएस। और वो ऑलमोस्ट अभी 2030-35 तक वो हो जाएगा। सो अगेन दिस इज माय मैसेज टू द ने सेयर्स इन इंडिया कि आप ये मत, आज का गैप मत देखिए आप इंडिया और चाइना के बीच में। आप ये देखिए कि आपका गोल क्या है, क्या आज की जो परिस्थितियां हैं दुनिया में, उसको देखते हुए क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक प्रॉपर बैलेंस, इंटरनल बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी ना अपनाएं। यू आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत से मीम्स बनती हैं, जोक्स बनती हैं, लेकिन ये हंसी मजाक की बात नहीं है। आप मजाक बना सकते हैं, ठीक है, आपको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन बात यह है कि उसके अलावा आपके पास कोई चारा बचा नहीं है आज के डेट पर। सो दीज आर माई टू अजम्पशंस। इंडियन इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू ग्रो, करने वाले करेंगे, बात करने वाले बात करेंगे। दूसरी बात कि आपके पास इंटरनल बैलेंसिंग के अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो जो दीपांशु भैया इनिशियली बता रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देर इज नो ऑप्शन, कमर कसनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और जो बात करते हैं उनको डेड इकोनॉमी जो बोलता है वो बोलने दे, उनको बोलने दे। तीसरी बात, स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट बहुत बदल चुकी है। 2017 में डोकलाम क्राइसिस एक हुआ था, कुछ लोग आप में से कईयों को पता होगा। उसके बाद से चाइना ने 37 एयरपोर्ट्स बनाई हैं तिब्बत में। उससे पहले बहुत कम चाइनीज प्रेजेंस होती थी तिब्बत में, एयरफोर्स की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें से 22 एयरपोर्ट्स ऐसी हैं जो ड्यूअल यूज हैं, मतलब मिलिट्री एंड सिविलियन। इसका मतलब ये सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं दैट चाइना इज प्रिपेयरिंग टू डिवोट अ लार्जर proportion of its air assets facing India। तो आप ये, आप मान के नहीं, पहले पुराने जमाने की एक सोच थी कि नहीं, चाइना का मेन टारगेट तो ताइवान है, अमेरिका है, तो जापान है, तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स एसेट्स विल बी ईस्ट फेसिंग। ये आज भी दिल्ली में यही एक मान्यता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 25-30 साल में इंडिया तीसरी लार्ज इकोनॉमी उभर उभर के आएगी सिंगल कंट्री में, यूरोपियन यूनियन का नहीं ले रहा क्योंकि इट्स अ कंग्लोमरेशन ऑफ कंट्रीज, इट्स नॉट अ सिंगल कंट्री। अगर आप सिंगल कंट्री की बात करें, प्रिटी मच अगले 5-10 साल में इंडिया नंबर 3 पे पहुंच जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी, चौथी बड़ी मिलिट्री पावर के लिए चाइना सिर्फ एक छोटी सी एयरफोर्स रखेगा तिब्बत में? तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसी को ओवरहॉल करने की जरूरत है। तो इस पे मैं आ रहा हूं, पहली स्लाइड जो आईएएफ रिक्वायरमेंट्स को लेकर है। एक, आपको पता होगा ये कि आज के डेट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 42 स्क्वाड्रंस की सैंक्शन स्ट्रेंथ उसको पारित किया है। इंडिया का एयरफोर्स का जो करंटली जो स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड 30 स्क्वाड्रंस। वो अभी थोड़ी कम हुई है बिकॉज MiG-21 को रिटायर किया गया है। एक स्क्वाड्रन में यूजुअली 18 जेट होते हैं, हमारे यहाँ 18 होते हैं। तो ये 42 नंबर किधर से आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कहीं आपको, आप पूछो कई लोगों से कि ये 42 क्यों है, वो बोल नहीं पाएंगे कई लोग। आ, इसका जो, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो जाती है 1962 के युद्ध पर। ब्रूक्स भगत की एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने ये कहा था कि एक टू फ्रंट वॉर के लिए इंडिया को 45 स्क्वाड्रन जेट्स की जरूरत है। लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो ये नहीं कहती कि किन दो फ्रंट्स की बात हो रही है, क्योंकि चाइना के पास एज लेट एज द 60s एंड द 70, वियतनाम वॉर, उनका भी एक वियतनाम वॉर हुआ था 1979 में। उनकी एयरफोर्स खासा कुछ थी नहीं उस टाइम पे, वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देती थी, कोई उतनी बड़ी फाइटिंग फोर्स नहीं थी। इनफैक्ट चाइना और पाकिस्तान का इतना क्लोज रिलेशन इसलिए भी बना है क्योंकि पाकिस्तान यूज्ड टू बी द विंडो फॉर चाइना इनटू वेस्टर्न एयर वॉरफेयर सिस्टम्स। और पाकिस्तान तब भी, और मैं तो कहूंगा आज भी, टू सम एक्सटेंट इज इज अ वेरी प्रोफेशनल एयरफोर्स। तो चाइना के लिए पाकिस्तान एसेट था क्योंकि उस
पाकिस्तान की एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस थी, और है भी। वो क्यों है वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सो जो टू फ्रंट वॉर जो ब्रूक्स एंड भगत रिपोर्ट ने कहा है, हम ये कई बार अस्यूम कर लेते हैं कि द सेकेंड फ्रंट इज चाइना। ये नहीं सोचते कि सेकेंड फ्रंट कुड बी ईस्ट पाकिस्तान। उस समय पे भी ईस्ट पाकिस्तान थी। So the Chinese capabilities of 1962 in the air was non-existent compared to now. हम अभी भी 45-42 की ही बात कर रहे हैं। लेकिन आ, जो करंट ऑफिशियली सैंक्शन है वो तो 42 तो है ही। आ, लेकिन देर आर अ फ्यू रिपोर्ट्स। एयर मार्शल बी के पांडे रिटायर्ड 19 में 2015 में, सॉरी, उन्होंने कहा था कि हमको कम से कम 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। वो प्रेस स्टेटमेंट था, वो एनालिसिस नहीं था। द क्लोजेस्ट एनालिसिस जो आई इसके ऊपर वो एक 2014 की रिपोर्ट थी। वो एक गवर्नमेंट थिंक टैंक की रिपोर्ट थी, एंड इट्स एज क्लोज टू अ व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट यू कैन फाइंड इन इंडिया, जो ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर ने लिखी थी। वहां पे वो कहते हैं कि एनीवेयर बिटवीन 53 टू 63 स्क्वाड्रंस की आवश्यकता है अंडर आइडियलाइज्ड बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज डोमिनेंस अजम्पशन। अजम्पशन काफी तगड़ी अजम्पशन है, लेकिन ये भी 10-12 साल हो गए इस रिपोर्ट को, और चाइना ने पिछले 10-12 साल में ही बहुत सी एडवांसेस कर ली हैं। तो बात 100 बात की एक बात है कि जो 42 नंबर जो स्क्वाड्रन नंबर आया है जो आप देख रहे हैं, इट इज दैट इन इट सेल्फ इज अ डेटेड नंबर। वो 1963 की एक रिपोर्ट के बेसिस पे बोला जा रहा है। और उस रिपोर्ट में टू फ्रंट वॉर का मेंशन तो है, लेकिन कौन से दो फ्रंट है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि इफ वी आर अस्यूमिंग इट्स चाइना, वो हमारी अजम्पशन है, कहीं लिखा नहीं है। और उस टाइम पे चाइना के एयरफोर्स वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट था। ये सारा जो चाइनीज एयरफोर्स एयर पावर में जो इंप्रूवमेंट्स आई है, दैट इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स। जो रियली जो बड़ी बड़ी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, एंड ये जो पुरानी नंबर है ये उसको अकाउंट नहीं करते। लेकिन आप अगर रीसेंट रिपोर्ट्स इंडिया की ही देखेंगे, तो वो 50, 55 से 60 तक की बात कर रहे हैं। और वो भी कब? 12 साल पहले की रिपोर्ट है ये। तो इसके लिए हमने क्या किया, मैं और मेरे को ऑथर हैं, हमने एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन तैयार की थी इसके लिए, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन ऑन सर्टेन एयर पावर assumptions। तो उसमें हमने क्या किया, हमने जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो सेट ऑफ पैरामीटर्स होती हैं, जनरली किल प्रोबेबिलिटी को लेकर होती है कि आपकी बेसिकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सॉर्टी यू विल टेक डाउन एनिमी एयरक्राफ्ट। तो किल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फंडा है। आपको डेटा चाहिए होता है द नंबर ऑफ सॉर्टीज फ्लोन। सॉर्टी होती है हाउ मेनी ऑपरेशंस, थिंक ऑफ इट एज एक हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर फाइटर जेट takes to the air for an operation in a day, something like that's basically what it is। तो ये किल प्रोबेबिलिटी का एक हमने रेंज कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन द 1971 नंबर्स, जो जिसके बारे में हमारे पास डेटा है। लेकिन वो भी अभी थोड़ा आउटडेट हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइटिंग होती नहीं थी। तो लेकिन हमें कुछ तो एक बेसिस चाहिए ना, क्योंकि क्लासिफाइड डेटा तो कोई देगा नहीं हमें। तो एज सिविलियन स्कॉलर्स जो हैं, जो सिविलियन राइटर्स हैं, हमको एक डेटा फ्रेमिंग अप्रोच लेनी होती है, जहां पे हम वी अस्यूम डिफरेंट नंबर्स बट विच आर फेयरली क्लोज टू सम हिस्टोरिकल बेंचमार्क। जनरली ये एक कन्वेंशन है, बिकॉज यू क्लासिफाइड कोई देगा नहीं आपको। तो इन सब को लेकर हमने एक रैंडम सैंपल लिया, 324 ऑड सिनारियोस का। और बेसिकली हमने एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन हमने डिजाइन बनाई, जहां पे वी आर लुकिंग एट द इन्वेंटरी ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। और हम एक जॉइंट ऑपरेशंस का एक सिनारियो बना रहे हैं, जहां पे वी अस्यूम चाइना एंड पाकिस्तान आर इन एन अलायंस एंड आर एंगेज इन अ 21 डे कैंपेन अगेंस्ट इंडिया। वाई 21 डे कैंपेन? ये ऐसा हम ये नहीं सोच रहे कि युद्ध जो है 21 दिन ही चलेगा,
why not 20, why not 22, why not 7 days, why not 3 days? As the reason for 21 days is it gives you enough time where you can stress test your systems in a simulation. ठीक है, सो आप टाइम भी दे रहे हैं, यू आर अलाउिंग forces to be recommitted to different fronts. You assume different parameters for things like Chinese asset commitment. तो आप 21 दिन तो चाहिए टू लॉजिस्टिकली मैनेज करने के लिए भी, ये क्विक फायर तो नहीं होता है, तो इसलिए हमने एक 21 दिन के कैंपेन में इसको हमने डिवाइस किया था बेसिकली। और ये दीज आर सम ऑफ द सिनेरियोस। एक चीज हम बहुत कम लोग बात करते हैं इसके बारे में, विच इज द एल्टीट्यूड पेनल्टी। अगर आप ये तिब्बत की अगर आप प्लेटो देखेंगे, यहाँ पे जो इंजन का थ्रस्ट है वो ज्यादा आपको पावर नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ द थिन एटमोस्फियर। तो उनकी सॉर्टी जनरेशन रेट्स हो सकता है उसके वजह से अफेक्ट हो। तो उसके लिए हम थोड़ा पेनल्टी भी दे रहे हैं चाइना को, क्योंकि जेट्स तो अच्छे हैं, एम्यूनिशन अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर एल्टीट्यूड की वजह से आप सॉर्टी जनरेशन में ही प्रॉब्लम आ रही है तो वो दैट्स अ डिसएडवांटेज फॉर द चाइनीज। अब हो सकता है वो दे माइट ओवरकम दैट विद बेटर इंजन्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और डेकेड एटलीस्ट। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट, we are taking a series of different parameters largely benchmarked to whatever we can find in the open source. Another example of benchmarking is uh, UAV, the use of UAV in terms of surveillance and sort of attacks. तो हम क्या assume करें कि कितना proportion of sorties will be substituted by UAVs? तो यहाँ पे भी हमने एक range लिया है, largely based on recent benchmarks set both in Ukraine war and a little bit from Operation Sindoor also. Again, everything based on open source. ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ हमें information दी है. Also, surface to air missile का systems. How many kills do you assume that will can happen because of surface to air missiles as opposed to air raids and air to air combat kill probability? तो उन सबको लगा के हम लार्जली हम ये सोच देख हमको ये पता लग रहा है। अब इसको आप दुर्भाग्य बोले या सौभाग्य बोले वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया का ये है कि यू आर लॉक्ड इन अ राइवलरी विद चाइना। अब चाइना है वो नंबर वन होने की ताक में है, और ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि हमारा पंगा भी चाइना से ही है। तो वी हैव नो चॉइस बट टू टेक अप। हमें जो है इन चीजों पर काफी काम करना पड़ेगा। हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि हम किसी वेनेजुएला को जाके थप्पड़ मार दें और वो कह दें कि ये हमारी राइवलरी है, हम तो बहुत पावरफुल है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान भी जो है ठीक है, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बट द फाइटिंग देयर एयरफोर्स इज अ फेयरली प्रोफेशनल एयरफोर्स। ऐसा नहीं है कि उनको आता ही नहीं है, उनके पास दे हैव मोर कॉम्बैट एक्सपीरियंस देन द चाइनीज डू बाय द वे। ये लोग भूल जाते हैं। मैं आज इस बार रिमाइंड करके आया लोगों को कि देखिए, चाइना ने काफी काम किया है। उन्होंने काफी दे डू ऑल दीज सिमुलेटेड एक्सरसाइजेस, एयर एक्सरसाइजेस। उनके पास दे हैव द कैपेबिलिटीज, दे हैव द रिसोर्सेज टू डू ऑल दैट। बट एट सम लेवल institutionally, combat experience also matters. Now, for the sake of combat experience, you cannot go pick fights where you don't need to pick fights. I understand that. But the fact is, both the Indian and the Pakistani air forces are more battle hardened than the Chinese air force. That is also a fact. Okay, so तो हमारी जो strategic environment है, that's a very tough environment and it's unenviable. और हम जनरली अपने स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को लेके हिस्टोरिकली बहुत उदासीन रहे हैं, बहुत ही केयरलेस रहे हैं। तो ये बात तो आपको आई कैन डिबेट यू ऑन दिस, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ डिबेट कि हम स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेकर काफी कंप्लेसेंट रहते हैं। हमको लगता है कि डिप्लोमेसी संभाल लेगी दिन। इट डजंट ऑलवेज वर्क दैट वे। So anyway, we did this random sampling of scenarios based on a set number of parameters. तो हमने जो पाया based on simulations वो ये है
कि एट द वेरी लीस्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 70 to 80 स्क्वाड्रंस आज के डेट पे. सो इन अदर वर्ड्स आवर रिक्वायरमेंट, the gap between the sanctioned strength of 42, that's not our actual strength, that is the sanctioned strength, कि जो गवर्नमेंट मानती है कि हमें जरूरत है और जो हम मान रहे हैं कि हमारी जरूरत है, उसमें उस गैप का साइज फ्रेंच एयरफोर्स के साइज जितना बड़ा है. 42, वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम 70, आइडियली 80. तो अगर आप आइडियल को लेके चलें 80 लगाएं आप, या आप अगर आप तोल मोल करना चाहते हैं आप 75 भी लगा लें, तो यू आर टॉकिंग अबाउट 23 to 24 स्क्वाड्रंस. 42 से 75, 23 squadrons. That's essentially the size of the French Air Force. लगभग. प्रशांत जी, सॉरी टू इंटरजेक्ट, शुड वी लाइक टेक अ पॉज एंड आस्क कि अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं यहाँ तक और कुछ के प्रश्न है, या डू यू थिंक वी शुड टेक इट टुवर्ड्स द एंड? I would say put down the मैं खत्म करने वाला हूँ soon. It's not maybe few more slides, so एक ही बार में सारा ले लेंगे. ठीक है, तो इन द मीन टाइम अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, यू कैन पुट इट इन चैट, और आप चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं और हम थोड़ी देर में एक सारा हाँ. एक साथ ले लेंगे. ओके, थैंक यू. तो each of these black dots on this graph are a scenario based on these parameters कि what's कि इस सिनारियो में आपकी क्या, हाउ इन अ 21 day कैंपेन आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी. और जो लाल डॉट है दैट्स द मीडियन नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर चाइनीज फोर्स कमिटमेंट. यहाँ पे है कि वी अस्यूम, मैं आपको एनोटेट करके दिखा देता हूँ. this model assumes that one second. This model assumes you assume that Chinese for the entire Indian campaign will only commit 30% of its air assets. The middle one assumes that Chinese will commit only no more than 40% of its air assets towards India. The ramp assumes that in week 1 they start with a 20% commitment, in week 2 they go up to 30, and in week 3 they go up to 40. Okay. This also assumes a full Pakistani commitment, क्योंकि उनको और कोई तो real, if you talk about air warfare, they don't have any other challenge as such other than India. So we are assuming a full Pakistani commitment and a proportional Chinese commitment. So generally हमने ये पाया, the sweet spot for India today is about 76, 75, 76, in that ballpark squadrons. So our bottom line finding is that higher Chinese commitments are the single largest driver for the Indian Air Force requirements, affecting both squadron requirements and outcome uncertainties. ये एक और है, proportion of scenarios in which you get an 80% chance of winning a joint war with China. So अगर आप constant 30% assume करें Chinese force commitment की, जो अगर आप 40% करें, जो ग्रे लाइन है, और जो बिल्कुल जो लाइट ग्रे लाइन है, दैट इज अ रैम्प. मतलब चाइनीज इन आइटरेशंस दे इंक्रीज देयर, सो 20 से 30, 30 से 40 पे जाते हैं. तो ये सारे नंबर जो हैं, इट रेंजेस बिटवीन 70 एंड अबाउट 80, मे बी लिटिल हायर ऑल्सो, बट लेट्स generally speaking, if I have to make a policy plea to someone in the military bureaucracy, I would say yes, please openly advocate for minimum 70 squadrons. So that's what I would say. अब बाकी पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किल हो गया, या जो अवेलेबिलिटी पैटर्न है, या दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, जहां पे मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूं, दिस पर्टिकुलर फ्रेम, कि
एक हिंदू में आर्टिकल आया था, और एक थिंक टैंक की आर्टिकल्स भी आई हैं, जहां पे वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इंडियन एयरफोर्स हैज इज कि एट एनी गिवन टाइम ओनली 50% ऑफ इट्स फ्लीट इज रेडी फॉर बैटल, मेंटेनेंस की वजह से। तो यही एक लॉजिक है क्यों इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड, द इंडियन एयरफोर्स, वो बड़े क्वाइट रहते हैं वो अलग बात है, इज मोर इंटरेस्टेड इन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स। मैं कई बार देखता रहता हूँ, लोग बोलते हैं कि नहीं, Su-57 लेना चाहिए, या लेना लेना है तो ले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि द रीजन वाई वी इनिशियली वेंट फॉर मिराज एंड देन फॉर रफाल is because Western platforms have better availability rate. उनकी maintenance, the mean time required between one maintenance and the next maintenance is longer. इसका मतलब है lower maintenance होती है, क्योंकि उनकी quality generally better होती है। रशिया रशियन प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसके वजह से आपकी अवेलेबिलिटी रेट को हिट पड़ता है। एमटीबीएफ डेटा, जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है, वो आपको कोई नहीं देगा। लेकिन हमें जो मीडिया रिपोर्ट से जो निकलती हैं कि अवेलेबिलिटी रेट्स क्या है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मीन दिस देयर इज अ प्रॉब्लम विद एमटीबीएफ विद रशियन प्लेटफॉर्म्स। इसीलिए वेस्टर्न सॉरी विद रशियन प्लेटफॉर्म्स, इसलिए वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के लिए आईएएफ के पास थोड़ा, दे हैव अ रीजन टू एडवोकेट फॉर दैट। सो ये बात मैं बता रहा हूं। लेकिन आप ये भी देखेंगे, क्योंकि बोथ नाउ इंडिया एंड द ऑपोजिशन यहाँ पे ऑब्वियसली पीएएफ प्लस चाइना। पीएएफ भी क्या, इट्स बेसिकली चाइना। वो फॉरगेट द नेम ऑफ द जनरल जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, एक महीने के बाद। उन्होंने बेसिकली ओपनली बोला था कि देखिए, वी वर नॉट फाइटिंग जस्ट पाकिस्तान, वी वर एसेंशियली फाइटिंग द चाइनीज टेक सिस्टम। They were getting real time data. The Pakistan Air Force were getting real time data on geolocations, etc., from the from the Chinese. So we are fighting essentially China. So अगर UAV में इंडिया ने काफी they are making advances, they are taking it seriously on also सरफेस टू एयर मिसाइल्स, हमारे सैम्स ने काफी अच्छा काम किया है। तो आई एम अज्यूमिंग दैट देर 19-20 का ही फर्क है ऑपोजिशन और हमारे में, चाहे हम जितना भी बोले कि अच्छा अच्छा है, मैं मान रहा हूं अच्छा है, लेकिन अब ये भी तो देखिए आपके अपोनेंट्स कौन है। योर अपोनेंट फंडामेंटली इज चाइना। तो वो आप यू कैन थिंक ऑफ दीज टू एज कैंसलिंग आउट ईच अदर, 19-20 का फर्क होगा। तो अल्टीमेटली स्केल विल मैटर। आप पिछले साल किसी एक पॉडकास्ट पे एक सर्विसमैन रिटायर्ड ने बोला था कि हम 42 से भी काम चला सकते हैं अगर वो क्वालिटी ऑफ दोस 42 स्क्वाड्रंस इज वेरी हाई। मैं आपको ये बता रहा हूं, उस एनालिसिस का भी एक एक्सपायरी डेट आ गया है। वी नॉट ओनली नीड द क्वालिटी बट वी नीड क्वांटिटी ऑल्सो, क्योंकि चाइना हैज रियली गॉन अहेड इन द लास्ट 10 years in terms of scaling, also scaling tech. And now they are talking about offsetting some of that tech to Pakistan also. तो ये बात है। सो दिस इज द फ्रेम्स ऑफ हाउ अदर पैरामीटर्स आर sort of associated with what the probability of our requirements. ये भी वही है, दिस इज बेसिकली मीडियन रिक्वायर्ड स्क्वाड्रंस। सो ये रेंजिंग बिटवीन 70 and 80 plus, 7 little low of 70 and 80। और जो नंबर एक ईच टाइल के अंदर जो नंबर है, दैट इज इन हाउ मेनी सिनारियोस do you find a particular median squadron requirement as bare minimum required for a 80% success rate in a two front war in a 21-day campaign। तो आप जिस तरह से आप देखें, आपका बेस्ट आइडियल जो एक स्वीट स्पॉट है, वो ले देके 75 to 80 के बीच बैठ रहा है आज के डेट पर। राइट। सो दूसरी बात, इंडिजिनस डिजाइन। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आप सारा कुछ जो है इंपोर्ट्स के थ्रू नहीं उसको कर सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अब इतनी बढ़ गई हैं दैट सो द गवर्नमेंट ब्रॉडली स्पीकिंग हैज द राइट अप्रोच कि आपको अपनी लोकल डिजाइन्स को यू विल हैव टू patronize it and fund it, heavily fund it. One of the biggest reasons why Kaveri engine had been deemed a failure for the longest time is because of underinvestment.
आप, मैंने पिछले एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मैंने प्रेजेंटेशन किया था, वहां पे मैंने बताया था कि इंडिया डिड नॉट इंडिया स्टार्टेड an engine project without simultaneously developing a test bed. हम लोग रशिया ले जाते थे इंजन प्रोटोटाइप्स को टेस्टिंग के लिए। तो अभी टेस्ट बेड बैंगलोर के बाहर जीटीआरई का बन रहा है। ये 2025 की न्यूज है। सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, डिटेल्स तो यहाँ पे है, जो डिलेज 1986 में शुरू हुआ था, लेकिन 2025 में भी जो कावेरी इंजन है दैट इज लाइकली गोइंग टू बी रीपर्पस्ड फॉर अ यूएवी डिजाइन, विच इज नॉट बैड। हमको यूएवी की तरफ जाना पड़ेगा, अटैक ड्रोन्स के तरफ जाना पड़ेगा, because the economic structure also importance is important, क्योंकि it is not as expensive as a full-fledged crude fighter jet। लेकिन बात ये भी है, मैं आपको बता दूं कि लोग बोलते तो हैं कि जेट इंजन का प्रोग्राम डिले हो रहा है, हम जेट नहीं बना पा रहे। सर ऐसी बात है कि एक तो अंडर क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि आपको क्या लगता है कितने देशों ने फाइटर जेट इंजन बना लिया है? It's the US, UK, France, and China. These are the only four countries that have actually developed a fighter engine. There are more countries that have developed a nuclear bomb than a fighter engine. ये इतना complicated technology है. Please understand. जो आप जापान कोरिया भी बोलते हैं, लेकिन that's mostly licensed production. It is not original design. So if you really want to know who are the countries that really have a fully functioning fighter jet engine, it is US, UK, France, Russia, China. Right? So China, maybe they still heavily rely on some Russian spares, Russian technology for their engines. ऐसा नहीं है कि वो fully आत्मनिर्भर है चाइनीज भी। सो अगर आप देखें कि जो फुल्ली फंक्शनल है वो चार ही है। तो इसलिए अभी इंडिया जो है साफरान, जो फ्रेंच कंपनी है, उनके साथ टाई अप में है। सो दिस इज नॉट सो इजी। तो वो भी एक बात है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन जब तक इंजन, दिस विल बी दिस इज अ की कंपोनेंट ऑफ आवर वल्नरेबिलिटी विच हैज टू बी एड्रेस। इसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इज इट वर्थ इट? यस, इट इज वर्थ इट, बिकॉज यू नीड इट। चाहे हम जितने भी तेजस के बारे में मीम्स बना लें या उदासीन हो इसको लेकर, आपके पास कोई चारा है ही नहीं। ये फुल स्पेक्ट्रम बैलेंसिंग जिसे कहते हैं, विच इज नॉट नेसेसरली मीटिंग चाइना पाउंड टू पाउंड, प्लेन टू प्लेन, इट इज जो कैपेबिलिटीज चाइना ने अपने लिए डेवलप की हैं लोकली, वो आपको भी करनी पड़ेंगी। क्योंकि अब आप देखिए जिस जिस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रंप का व्यवहार रहा है इंडिया के प्रति, आपको लगता है कि अगर सच्ची में उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो इंडिया के साथ, तो आपकी जी इंजिन आएंगी? ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, सबको पता है कि आंसर क्या है इसका। तो सर्टेन की क्रूशियल टेक्नोलॉजीज में आपको आत्मनिर्भरता चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जितना भी अटपटा लगे आज के डेट पर सुनने के लिए। तो एंड प्लीज ट्रीट defense modernization as a growth engine. Don't look at it as if you, and that's why you need private players, you need investments. So this can be a driver of economic growth. It doesn't have to be a burden on the taxpayer. Generally defense expenditures को burden on the taxpayer की तरह देखा जाता है, because we generally talk about defense budgets, but that is not how much of the Western military industrial complex works. These are mostly private players. Of course they get certain tax breaks, certain incentives to build that ecosystem initially, लेकिन आप इसको एक ग्रोथ इंजन की तरह मान के चलें, जहां पे आपको प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे with collaboration with foreign companies like Safran. That's by and large the model that had been devised not by this government but in UPA 2 in 2009-10 से ये एक प्रणाली चली आ रही है. It started with smaller things. It's slowly now they're trying to scale it up to more complicated products. So indigenous design, is it worth it? It's not a matter of is it worth it. It is of crucial importance to develop. Finally, ये क्वेश्चन मैंने इनडायरेक्टली आंसर कर दिया था, that
why Western versus Russian platforms? There are three major factors. One, what the French get right about India is वो ज्यादा impositions नहीं डालते. Unlike Americans who have 100, वो कई शर्तों के साथ आती है उनकी जो प्लेटफॉर्म्स है वो आएंगी. अगर F-18 हॉर्नेट्स लेते हैं या F-35 के प्रोग्राम में आप साइन अप करते हैं, आप ये नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते, डिमकाना नहीं कर सकते, ये बहुत से एक कंस्ट्रेंट्स आती हैं और ये मानते हैं लोग. फ्रेंच के साथ रिस्ट्रिक्शंस कम है लेकिन आपको एक वेस्टर्न प्लेटफॉर्म मिल रहा है. सो दैट्स द अट्रैक्शन अबाउट फ्रेंच प्लेटफॉर्म्स. इंटरऑपरेबिलिटी एक आइडिया है जहां a French platform cannot fully be integrated with a Russian platform because of security concerns. In the same way that a French platform can be integrated with an American platform, क्योंकि वो both are NATO countries. तो ये एक है जिसके लिए मेरे को बताया गया है. किसने बताया ये मत पूछिएगा, कि काफी काम इंडिया ने किया है बैक एंड पे टू मेक दिस हैपन. कोई ना, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, डोंट आस्क डोंट टेल. द फ्रेंच हैव दैट. इसका अर्थात ये है कि ना हम आपसे पूछेंगे ना आप हमें बताइएगा कि क्या हो रहा है. आपको आपको जो करना है करिए, बस पकड़े ना जाइए बस. तो फ्रेंच हैव दैट अप्रोच. इनफैक्ट जब इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, it was not the Russians, it was the French who were very positively congratulatory towards India. तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का आइडिया वो समझते हैं क्योंकि नेटो के अंदर रहते हुए उन्होंने काफी हद तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक पालन किया है अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर. थर्ड कंपोनेंट, व्हाई पीपल स्टिल advocate for Russian platform and why I think I have sympathy for them is because there is no problem with integrating a Russian platform with your nuclear triad. जो सुखोई है, that is the backbone of the Indian Air Force. और अगर आपको न्यूक्लियर डिलीवरी चाहिए through air, you can only use it through the Sukhois, the MiGs, MiG-29, your Mirage 2000. रफाल के बारे में अगेन इट्स एम्बिग्यूअस. ना उन्होंने बोला है कि आप यूज कर सकते हैं, ना ये बोला है कि आप नहीं कर सकते हैं. तो हम करेंगे क्या क्या करेंगे, वी डोंट नो दैट. बट मिराज इज पार्ट ऑफ आवर न्यूक्लियर ट्रायड. So is the Sukhoi. Tejas, I don't think it is still there, but I think they plan, obviously, they want to do it, integrate that with the nuclear platform. मैं जब भी अमेरिकन से बोलता हूँ वो पूछते हैं कि why doesn't India buy American platform, मैंने कहा will you allow Indians to integrate that with their nuclear weapons? They said no. मैंने कहा फिर क्यों पैसे खर्च करेंगे वो. तो Americans understand this by the way. तो वो जानते हैं कि नहीं मिल इंडिया नहीं लेगा वो. They have come to that. पब्लिकली नहीं बोलेंगे लेकिन बात यही है. सो दिस इज द, ये एक टेंशन है. आप पूरी तरह रशियन प्लेटफॉर्म्स को भी अबैंडन नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिस इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ योर न्यूक्लियर ट्रायड. राइट. सो recent Putin visit में भी there was no real mention of Su-57 और Su-75 checkmate जो है उनकी डील्स के बारे में. नो बिग डिफेंस डील. सारी जो जनरली जो थी डिस्कशन वो एनर्जी सेक्टर को लेकर थी. सो इट वॉज अ वेरी बैक एंड में जो हुआ वो तो हुआ ही होगा, लेकिन नो बिग वेपन्स डील्स वर अनाउंस्ड. तो ये एक इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही एक एक डिबेट चल रहा है कि हमें किस तरफ जाना है और हमारी प्रायोरिटीज क्या है. एंड इट कम्स डाउन टू दिस, वी नीड द क्वालिटी ऑफ द वेस्टर्न प्लेटफॉर्म, वी नीड द autonomy of having our own industrial complex that can scale up without being a burden on the taxpayer. So make it an industry which leads economic growth rather than become a burden on economic growth. Third, we want the freedom of the kind of freedom we get with Russian platforms. कोई वो पूछने को, they are willing to, it's been integrated into your nuclear arsenal, nuclear triad. और Su-57 के साथ तो वो सोर्स कोड भी देने को तैयार है कि आप पूरा लीजिए डिजाइन, आप यू कैन बिल्ड इट स्क्रैप बॉटम अप इफ यू वांट टू. दैट इज द इंसेंटिव दैट द रशियंस आर गिविंग. तो यहां ऑन दिस फैक्टर रशियन प्लेटफॉर्म्स डू बिकम अट्रैक्टिव टू इंडिया स्पेशली.
So in summary, first thing, assumptions about Chinese force commitment. We need a serious conversation. क्या हम अभी भी मानते हैं कि कोई 20-30 जेट होंगे, वो ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि सारा उनका जो अटेंशन है वो ईस्टर्न फ्रंट पे होगा? क्या आपको लगता है दैट यूएस एंड चाइना विल कंटिन्यू टू बी सीवियर राइवल्स इन द फ्यूचर, या वो G2 के चक्कर में बाकी सब लोगों को भूल जाएंगे? ये आज के डेट पे हमें ओपनली बात करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं कुछ लोग। तो हमें फुल स्पेक्ट्रम बैलेंसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, जहां हम we build the capabilities that we need to take care of the Chinese plus Pakistan threat on our own. इसका कोई चारा नहीं है। मैंने इनिशियली जनरेशनल बात की थी। मैं लास्ट दो पॉइंट में एम्फोसाइज कर दूं कि इंडिजिनस प्रोग्राम का कोई विकल्प नहीं है। आप इंपोर्ट करिए, ऐसा नहीं है कि आप इंपोर्ट ना, आप यू कैन अबैंडन द होल इंपोर्ट प्रोसेस, लेकिन इंडिजिनस प्रोग्राम्स का कोई ऐसा विकल्प नहीं है आपके पास। And it also opens up avenues for collaboration in areas of expanding Indian industrial capabilities. जिस प्रकार Chinese manufacturing capability was largely financed by Western investment, मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि देखिए, आप एक जॉइंट वेंचर के तहत अगर आपको, इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ द इंडियन defense requirements are, and you think that okay, Indians are not buying American platforms, look to invest in Indian defense sector on smaller projects. It adds up over time. So we have to be, this is me telling the Americans that you have to be a little more creative and smart about how you want to enter the Indian market. नहीं, आप F-35 नहीं लेंगे इंडियंस। मैंने पॉइंट ब्लैंक कई बार बोलता हूं, दे विल नॉट बाय इट। If they cannot integrate the F-35 with the nuclear arsenal, they will not buy it. So forget about it. Look for other options. Right? So that's kind of the bottom line. Again, I'll quickly scroll back to the second slide I showed you. Look at 2000 to 2005 line, China and the United States. The gap was huge. फिर भी चाइनीज माइंड में, चाहे वो अमेरिकन माइंड हो या चाइनीज माइंड हो, इस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं था कि चाइनीज आर लुकिंग टू डू फुल बैलेंसिंग अगेंस्ट द अमेरिकन कैपेबिलिटी। आज के डेट पर हम एज पर दिस, ये 2021 के प्रोजेक्शन है, 25 में दे वर प्रिडिक्टिंग दैट चाइना विल, सॉरी, इंडिया विल ओवरटेक जापान इन रियल जीडीपी। वो तो लगभग हो ही गया है। सो द प्रोजेक्शन इज ऑन ट्रैक। नाउ द क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज, कि आपको लगता है अभी भी कि 10-15 साल के बाद, so by 2035, 40, even for 240, 2040 के अराउंड, अभी भी आपको लगता है कि चाइना विल नॉट एलोकेट अ लार्जर मिलिट्री एसेट्स टुवर्ड्स इंडिया? अभी भी आप, हमको लगता है कि वो पुराने जमाने की तरह थोड़ा बहुत रखेंगे या पाकिस्तान को कुछ हेल्प कर देंगे, और दैट्स हाउ दे विल कंटिन्यू इंडिया? हमको फिर से सोचना पड़ेगा। और मैं ये बताता फिर से चलूं कि जो लोग भारत की दौरभाग संभालेंगे 2050 में, 55 में, 60 में, वो लोग आज के डेट पर या तो किंडरगार्टन में है या तो पैदा नहीं हुए हैं। तो ये वही जनरेशनल बात है। अगर हम आज के डेट पर उदासीन हैं, तो वो, we don't have to necessarily pass it on to the next generation. Let's put the market fundamentals in place that the next generation can leverage to really scale up Indian requirements. और मैं, ये समझदार को इशारा काफी है, ये एक आखिरी में एक स्लाइड दिखा दूं। ये है डॉन न्यूज़पेपर का। आपको लग रहा होगा कि अजीब से अलग सी चीज बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। December 5, 2071, पहला दिन था युद्ध का। पाकिस्तानी ने अपने आप 49 जेट्स उड़ा दिए थे इंडिया के, बाय द वे। December 6 पे ओवरनाइट 49 से 74 जेट्स उड़ा दिए थे इन्होंने। और December 11 तक 120 इंडियन जेट उड़ा दिए थे पाकिस्तानियों ने, अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़पेपर, जो उनकी बहुत रेप्यूटेबल मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है। निकला क्या? टोटल इंडियन लॉसेस फॉर अबाउट 75। ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं थे, लेकिन 75 तो माशाल्लाह इन्होंने तो December 7 को ही उड़ा, 6 को ही उड़ा दिए थे इन लोगों ने। तो डोंट बिलीव एवरीथिंग एवरीवन टेल्स यू ऑन द, ऑन मीडिया, इंक्लूडिंग वेरी रेप्यूटेबल प्लेसेस। तो वो टाइम के साथ पता लगेगा क्या क्या, कहाँ कहाँ कितना
कितनी मार्क पड़ी है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे आई विल स्टॉप हियर। दीपांशु भाई, अब हम Q&A ले सकते हैं। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। तो अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और फ्लोर ओपन करूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए।